हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में लेविस रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मल चार्जेस के बारे में पढ़ा। आज उसी लेविस रिप्रेजेंटेशन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स करेंगे जो आयन की फॉर्म में होते हैं, कैटायन और एनायन की फॉर्म में। कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इनको लिखने के। बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कैसे लिखें, हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हमें क्या होना चाहिए। देखिए, आपको दो बातें ध्यान रखनी है। आपको स्ट्रक्चर कैसा ही मिला हो, आपको कोई भी फॉर्मूला मिला हो, आपको ये पता होना चाहिए कि विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड विच वन इज लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी को एक बार रिमेम्बराइज करेंगे और जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं उस कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल में, तो उनको पीरियोडिक टेबल में कहाँ अरेंज कर रहे हैं ये अपने दिमाग में बनाना है। आपको यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है, बस आपको माइंड में एक सेट करना है कि विच वन इज लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, याद रखिएगा, जो उस मॉलिक्यूल में जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही सेंटर में जाएगा। ठीक है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और जिनकी संख्या 1 से 2 से ज्यादा है वो आपके साइड में बॉन्डेड एटम के रूप में आएंगे। और रही बात फ्लोरीन और हाइड्रोजन की, दे वर ऑलवेज ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन, ये कभी सेंटर में नहीं आते। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर गेट द सेंट्रल एटम पोजीशन, राइट। तो चलिए, एक एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रेट आयन, हम इसके एग्जाम्पल को अपने रूप में इसमें देख के देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्केलेटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा सेंट्रल एटम कौन है, मेरे बॉन्डेड एटम कौन है, और मेरा मोटो क्या है इस लेविस स्ट्रक्चर को बनाने का। मेरा मोटो है इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करके दिखाना। अगर मैं इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करके नहीं दिखा पा रही हूँ, इसका मतलब आई एम फेल टू फॉर्मिंग द लेविस स्ट्रक्चर। मेरे पास यहाँ पर एक एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। ध्यान रखना है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन डॉट के रूप में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होती है। सेकेंड एटम है मेरा ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने? 6। तो रिप्रेजेंटेशन मैं किसकी लूंगी? 6 की। मैं यहाँ स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखूंगी तो 2 एटम है। नाइट्रोजन को मैंने लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर किया है, ऑक्सीजन मेरे टर्मिनल एटम्स हो गए। नाइट्रोजन के पास अब देखो 5 वैलेंस है, तो 5 वैलेंस को मैंने डॉट से दिखा दिया। 5 वैलेंस को मैंने किससे दिखा दिया? डॉट से। देखो, ये मेरी मर्जी है, मैं इसको कैसे ही अरेंज करूं, ये आपको अरेंज करना है आपकी सहूलियत के लिए कि आप उसको बॉन्ड के रूप में कैसे दिखा रहे हो। मेरे पास, इसके पास भी क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वैलेंस में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जरा ध्यान से, 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। यहाँ नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है आइदर ऑन दिस ऑक्सीजन और आइदर ऑन दिस ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इनके पास। वैलेंस से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है अगर नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है तो मतलब वैलेंस से एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज मुझे यहाँ पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है और इस वाले ऑक्सीजन पर मैंने नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लिया। नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लिया तो इस ऑक्सीजन के पास क्या हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस में। देखो, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में हो गए। अब मेरा जो एम है यहाँ पर है ऑक्टेट पूरा करना। यहाँ जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है और मुझे इन तीनों एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, यानी इन तीनों को मुझे 8-8 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाने हैं। चलिए नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 बॉन्ड बना लिए। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लिया, 1 बॉन्ड बना लिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। जो बच गए इनको हमने पहले भी कहा था क्या बोलते हैं? लोन पेयर। और जो बॉन्ड बने हैं इनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। ध्यान रखिएगा, इन एब्रिविएशंस को मैं लिख रही हूं, दैट इज लोन पेयर। ठीक है, यानी आप इसको बोल सकते हो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बॉन्ड पेयर। इसको आप बोल सकते हो बॉन्ड पेयर, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डेड है, यानी जिन्होंने बॉन्ड बना लिया, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं और कितने लोन पेयर बन रहे हैं और किस किस के पास लोन पेयर हैं? ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स रह गए, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं। देखिएगा, जिनको मैंने राउंड किया है वो सारे लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर है, लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, यानी जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब बारी आती है, क्या सब अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं? यानी सबके पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या सबके पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के पास पहले 5 थे, इसने बॉन्डिंग के जरिए 1, 2 और 3 और ले लिए।
ये जो मैं राउंडेड स्ट्रक्चर बना रही हूं, जो मैंने अब बनाया है, देखिएगा इसमें नाइट्रोजन और उसके सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। नाइट्रोजन और उसके इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। क्या नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर गया? अगर 8 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है इस ऑक्सीजन की। ये वाले जो स्ट्रक्चर है, देखिए अब जो मैं राउंडेड स्ट्रक्चर बना रही हूं, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहता है कि ये ऑक्सीजन के ऑक्टेट में आने चाहिए, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। ये ऑक्सीजन के ऑक्टेट में आ गया, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये दोनों का कॉमन है। देखिए शेडेड पोर्शन में आ गया, दोनों का कॉमन है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसा ही इस ऑक्सीजन के साथ भी हो रहा है, ऐसा ही इस ऑक्सीजन के साथ भी हो रहा है, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हमारा मेन मोटो जो है रिप्रेजेंटेशन का क्या है कि वी हैव टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज अब इस ऑक्सीजन पे है, जरूरी नहीं ये इसी पे रहे, ये इस पर भी आ सकता है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, यानी कि इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। अब इसका मतलब इसके पास नेगेटिव है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये साइमल्टेनियसली हैं और इनको बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हम लेटरली डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आयन कैटायन जो भी हैं, एनायन है, इनकी फॉर्म में अगर आप किसी स्ट्रक्चर की लेविस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन एटम के अकॉर्डिंग डॉट की फॉर्म में करनी है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो सेंट्रल एटम जो है वो अपने ऑक्टेट का जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा होगा। चलिए बेटा, अब तक हम ये कह रहे थे कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने का मकसद क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहे होते। तो कुछ एक ऐसे लिमिटेशन और कुछ एक ऐसे एक्सेप्शंस देख रहे हैं जो कंपाउंड बनाते हैं लेकिन ऑक्टेट उनका कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट होता है तो वो ओबे नहीं करते, एक्चुअल में ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कोई भी कंपाउंड जो बनेगा वो ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करता, वो हमेशा डबलेट को कंप्लीट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग कर ही नहीं पाएगा, तो हाइड्रोजन हमेशा डबलेट कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है कि हम हर बार ये नहीं कह सकते कि वी जस्ट हैव टू कंप्लीट ऑक्टेट। The second one, formation of compounds like BeCl2, BaCl2 and BaCl3 like this. Because the beryllium जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 4, 2 और 2, इसके लास्ट में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन द 6 इलेक्ट्रॉन, इट इज वेरी ईज टू डोनेट द 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अपना डबलेट ही पूरा करते हैं। देखिए कंपाउंड बन रहा है बेरिलियम BeCl, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो एक्चुअल में कंप्लीट ट्रांसफर से बने हैं। सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर आयोनिक कंपाउंड। लेकिन ये कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, इनका सेंट्रल एटम तो अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा। अगर ये शेयरिंग भी करते हैं तो क्लोरीन तो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहा है, लेकिन क्या बेरिलियम, क्या बेरियम, क्या एल्यूमिनियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहे हैं? नहीं। तो ये भी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इसके वैलेंस की बात करें तो इसके वैलेंस में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 2 और 2 4, अब इसके पास हो गए 4, तो ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि अभी भी फुलफिल नहीं हुए। ऐसे ही एल्यूमिनियम जब स्ट्रक्चर बनाएगा तो इसके सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 3 खुद के और 3 बॉन्डेड एटम के, तो शेयरिंग करेगा, 6 ही इलेक्ट्रॉन बने, अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को डेफिशिएंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डेफिशिएंट यानी कि कमी है, सेंट्रल एटम जो है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्टेट पूरा करने की कमी है, इसलिए ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते और इनको डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। थर्ड पॉइंट कहता है कंपाउंड्स लाइक PCl5, SF6, HClO4, H2SO4, सेंट्रल एटम जितने भी इनके हैं
ये सब के सब ऑक्टेट तो पूरा करते हैं, साथ ही साथ 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनके सेंटर में आ जाते हैं। कैसे आते हैं? देखिए SH6 हमारे पास सल्फर के वैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हम फ्लोरीन भी कितने ले रहे हैं? 6 वैलेंस फ्लोरीन ले रहे हैं। हर एक फ्लोरीन अपना ऑक्टेट एक एक इलेक्ट्रॉन लेके पूरा करेगा। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के और 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12, जो कि ऑक्टेट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के खुद के हैं और 6 फ्लोरीन यहां हो गए, तो बॉन्ड बनाने के लिए कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बन गए? 12 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज्यादा हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड। ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा वैलेंट कंपाउंड हो गए, ज्यादा वैलेंसी हो गई इनके, ज्यादा वैलेंट इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहे। यही फास्फोरस के साथ है, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्डेड हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास हो गए, जो कि ऑक्टेट से ज्यादा है। यही हाल सल्फर के साथ है, यही हाल क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के पास खुद के 7 हैं, 4 इसके बनाएगा, 1 इसके बनाएगा, हाइपर वैलेंट कंपाउंड हो गया। इन सब के स्ट्रक्चर्स हम आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। देखिए बेटा, जिनॉन और क्रिप्टॉन 2 ऐसी नोबल गैसेस हैं जो कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन करती हैं। हालांकि हमारे दिमाग में अब तक यही बात चल रही थी कि जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो क्या वो किसी के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, लेकिन बेटा ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए भी ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन, देखिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही मेनली कंपाउंड बनाती। इसका कारण हो सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं यहाँ नहीं लिखवा रही लेकिन आप लोगों को वो लिखना है। क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई द नोबल गैसेस जिनोन एंड क्रिप्टॉन मेनली फॉर्म्स द कंपाउंड विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ज्यादातर जिनोन और क्रिप्टॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ही कंपाउंड क्यों बनाती हैं? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बिकॉज दे हैव द कंपेरेबल आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बिल्कुल एक जैसी है, एक समान है, कंपेरेबल है। तो कंपेरेबल एनर्जी वाले कंपाउंड जो मॉलिक्यूल हैं, जो एटम्स हैं, वो कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जिनोन के जो वेल नोन कंपाउंड्स हैं वो हमारे सामने हैं, XCF2, XCF4, XCOF4, XCO3, XCO4। हम इनके स्ट्रक्चर्स को भी फर्दर डिटेल में करेंगे। लेकिन ये हमारे ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन कैसे है? जबकि जिनॉन जो है उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, फिर भी वो कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर भी वो कंपाउंड बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनाती हैं, तो दैट इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल को ये भी क्या कर रहे हैं? वायलेटेड कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कई बार क्या होता है कि हम जब स्ट्रक्चर बनाने बैठते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अकेला बच जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जब हम किसी एटम के पास जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो बॉन्डिंग करने के लिए एक बार में 3 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है। देखिए मैंने एग्जाम्पल में लिखा है NO, NO2, O2 नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर है NO का। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस थे, 2 यहाँ दिख रहे हैं, 3 यहाँ दिख रहे हैं। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस थे, 2, 2, 4, 2, 6। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं, जिसमें से 2 ऑक्सीजन के हैं, 1 नाइट्रोजन का है, यहाँ इकट्ठे हो गए। बेटा ये तीनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं और हमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये जो बॉन्ड बनता है बेटा, इट इज सिमिलर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3। तो ऐसी इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अदरवाइज तो एक बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है। वो मेनली उसी केसेस में आते हैं जहां पेयर्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। अगर पेयर्स में नहीं है या ऑड नंबर में है तो वी कैन फॉर्म द स्ट्रक्चर बाय मेकिंग ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। स्पेशली ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ही ज्यादातर होता है।
नाइट्रोजन या सल्फर के बीच में मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में मिलेगा, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। दीज आर दी 5 पॉइंट्स विच आर वॉयलेट दी ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल को वॉयलेट कर रहे हैं कि ऑक्टेट रूल हर जगह ओबे नहीं होता। कुछ एक कंपाउंड ऐसे हैं जो एग्जिस्ट भी करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, जिनकी डिटेल हम करते हैं, लेकिन वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। चलिए इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं ताकि हम ऑक्टेट रूल के बिना भी स्ट्रक्चर्स पढ़ सकें। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमने क्वेश्चन हाउ डू एटम कंबाइन में 3 टाइप की प्रोसेस पढ़ी थी कि एटम्स जुड़ते कैसे हैं। हमारा पहला टाइप वहां पर था आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंसी वहां की। सेकेंड टाइप हमारी थी कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंसी, और सेकेंड टाइप का ही टाइप था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये हमने इसलिए पढ़ा था कि एटम्स जुड़ते क्यों हैं, हाउ दे कंबाइन, जुड़ते कैसे हैं। पहले हमने किया व्हाई डू एटम्स कंबाइन, तो हमने कहा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, एनर्जी को कम करने के लिए। फिर हमने देखा कि उनको जोड़ा कैसे जाए, तो उस जोड़ने की प्रोसेस में हम पहले टर्म पे आते हैं, दैट इज आयोनिक कंपाउंड। इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड, इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय complete transfer of electrons from one atom to another, ठीक है। एक एटम से दूसरे एटम के पास अगर इसका ट्रांसफर किया जाता है तो हम उस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, राइट। आयोनिक बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। वी हैव जस्ट रिमेंबर वेरी अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, रिमेंबर दैट, सोडियम क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शो करना है। देखिएगा इलेक्ट्रोवैलेंट एटम 281, यानी कि इसके पास डॉट में 1, 287, यानी इसके पास 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये अपने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा इसको। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करता है हमारे पास क्या आएगा, सोडियम पॉजिटिव, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,8। हमारे पास क्या आएगा, क्लोरीन नेगेटिव, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,8,8। नाउ वी गॉट बोथ आयंस, कैटायन एंड एनायन, राइट। और हम इसको कैसे लिखेंगे, आयोनिक कंपाउंड NaCl। बेटा दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल, रिमेंबर दैट आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स। So these are ionic compounds, clear? आयोनिक कंपाउंड्स। यहां से एक और चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि अगर हम किसी आयोनिक कंपाउंड का क्रिस्टल बना रहे हैं तो क्रिस्टल के अंदर ये कैसे रहेंगे। देखिए क्रिस्टल का मतलब होता है कि मान लीजिए एक कमरा है, एक रूम है, एक क्यूबॉइड है आपके पास, और आपने क्यूबॉइड में रूम में, जैसे ये मैंने एक रूम बना दिया, ये आपका एक रूम है, ठीक है, एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, इट हैव 8 कॉर्नर। तो अगर आपके इन कॉर्नर्स पे मैं एक सिंगल एटम सोडियम को रख रही हूं या सोडियम आयन को रख रही हूं, जस्ट लाइक दिस, तो क्लोरीन कहाँ रहेगा, ठीक है। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल, ठीक है। इसको क्रिस्टल या यूनिट सेल बोलते हैं, ये क्रिस्टल रिप्रेजेंटेशन है। अगर कॉर्नर्स पर एक पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव आयन कहाँ रहेगा, दोनों पास रहने चाहिए, तभी तो अट्रैक्शन होगा और तभी क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, तभी कंपाउंड बनेगा।
तो बेटा जब नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्ज आयन प्रेजेंट, हम क्या बोलते हैं कि अगर यहां पर ऑपोजिट चार्ज आयन की जो संख्या है, द नंबर ऑफ opposite charged ions present, that is called coordination number। यानी ऑपोजिट चार्ज आयन की संख्या काउंट करनी है। अगर मैं सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन की काउंट करूं तो वो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर मैं क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम को काउंट करूं तो वो क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर है। दैट इज NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ये एक रॉक सॉल्ट है, इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये आप ना 5th यूनिट में डिटेल में करेंगे कि क्या होता है। ऐसे ही एक एग्जांपल है बेटा जिंक ब्लेंडे, दैट इज कॉल्ड जिंक ब्लेंडे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा 4:6, Zn2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन 2 आयन होते हैं, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो रेशियो 4:6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 और 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो मेरे चारों तरफ कितने नेगेटिव चार्ज हैं, वो जो गिनूंगी ना, जो नंबर काउंट करूंगी, वो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज हूं, मेरे चारों तरफ कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर मैं उनको काउंट करती हूं तो वो मेरा, मतलब मैं उस वक्त क्या हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव, जो मैं हूं वो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। हाउ कैन आई कोऑर्डिनेट विद द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। किसी स्ट्रक्चर में कोई एक सिंगल आयन दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये किन में पॉसिबल है, ये आयनिक कंपाउंड में ही पॉसिबल है। आयनिक कंपाउंड ही क्या बनाते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन में हम और देखेंगे। सपोज NaCl की तरह ही हम CaCl2 देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, अभी देखते हैं। चलिए बेटा, आयनिक कंपाउंड्स को फेवर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, जो इनको गवर्न करने, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी को आयन कैसे बनाया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन बनाने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है और कैसा आयन बनता है। तो आपने उसके लिए एक एनर्जी पढ़ी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, डेफिनेशन बार बार रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं महसूस होती, फिर भी हम देखते हैं। The minimum amount of energy which is required to remove the loosely bonded electron from the valence shell, ताकि वो जो एटम है गैसियस स्टेट से कैटायन में कन्वर्ट हो सके। ऐसी एनर्जी जो किसी बड़े से एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सके, उस एनर्जी को हम बोलते हैं मिनिमम एनर्जी। देखिए, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए हमें कैटायन चाहिए, कैटायन चाहिए ना, तो कैटायन कब मिलेगा, जब एनर्जी हमारे पास कम से कम लग रही हो। अगर हम ज्यादा ही मेहनत करेंगे, ज्यादा ही एनर्जी लगाएंगे, तो क्या जरूरत है ऐसा काम करने की। अगर थोड़ी सी मेहनत में ही काम चल रहा है तो हम बहुत खुश होंगे काम करके। तो अगर कम से कम एनर्जी लगाने से हमारा काम बन रहा है तो वी वर वेरी हैप्पी। ठीक है, ऐसे ही बेटा नेक्स्ट हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब कोई एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को नेगेटिव बना रहा है और वो नेगेटिव बहुत जल्दी बन रहा है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एक तरफ कैटायन मिल रहा है, दूसरी तरफ एनायन बन रहा है। हमारे आयनिक कंपाउंड्स को क्या चाहिए, एक कैटायन और एक एनायन, दोनों मिलेंगे तभी तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो पहले ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो कैटायन बनाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा एनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो तीसरी जो एनर्जी काम करेगी वो है लैटिस एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी, रिमेंबर दैट। लैटिस एनर्जी होती है जब बराबर अमाउंट, यानी जितनी हमें चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट के कैटायन रिक्वायर्ड अमाउंट के एनायन से जुड़ते हैं तो कुछ एनर्जी वहां से रिलीज होती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, रिक्वायर्ड अमाउंट के कैटायन जब रिक्वायर्ड अमाउंट के एनायन से जुड़ते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। और जुड़ने के बाद जो बनाएंगे वो होंगे 1 मोल आयोनिक कंपाउंड। एक ही मोल बनाएगी वो, 2, 3, 4, 5 नहीं। यानी कि गिवन नंबर ऑफ आयंस व्हेन फॉर्म दी 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी।
अब ये लैटिस एनर्जी क्या है? देखिए, एक कैटायन एक एनायन से जुड़ रहे हैं तो इनके ऊपर कुछ चार्ज है। यहाँ पर बेटा आपका फिजिक्स का एक लॉ काम करता है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कहता है कि जब ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो जितना ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू अगर ज्यादा हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होना चाहिए। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, फिर कह रहा है कि जितना ज्यादा दूर होंगे डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स कम होती चली जाएगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस आर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस। आप डी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू आयन, कैटायन एंड एनायन। If the distance is more, then force of attraction is less. If the distance is small, then the force of attraction is more. So it is inversely. हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो we just to omit this proportionality sign, हम यहाँ पर K यूज कर रहे हैं। This is Coulomb's constant. अब क्या कह रहा है कि force is equal to Q1 into Q2 over R square. So this law shows that the force of attraction depends upon the magnitude of the charges and the distance between them. देखिएगा, greater the lattice energy, उतनी ही ज्यादा lattice energy होगी जितनी ज्यादा magnitude of charge होगा और जितना छोटा distance होगा उनके बीच। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तीनों ही हमें ध्यान में रखने हैं। और एक बात, आयोनाइजेशन एनर्जी को साइज से जरूर जोड़कर चलिएगा। जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा रहता है आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम रहती है, लेकिन अगर साइज छोटा होता चला जाता है तो आयोनिक कंपाउंड जल्दी से नहीं बनते। इसीलिए हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हमारे राइट हैंड साइड होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, और जैसे जैसे हम लेफ्ट में जा रहे हैं आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन घट रही है, क्योंकि कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है वहां पर? आयोनाइजेशन एनर्जी। और वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी? मोर नेगेटिव। तो कैटायन बनना भी आसान है और एनायन बनना भी आसान है, दोनों का बनना ही जरूरी है, तभी दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आयोनिक कंपाउंड। बेटा एक राइट से आता है एक लेफ्ट से आता है, तभी जाकर आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों ही राइट के हैं और ऐसा नहीं है कि दोनों ही लेफ्ट के हैं, ये आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती। तो दोनों ही अपनी अपनी साइड से अपनी अपनी एनर्जी यूज करके जब आएंगे तो दोनों के जुड़ते वक्त, दोनों के जुड़ने के समय में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, right? So these factors are very important. Later on we discuss about the VSEPR theory. Now write this. चलिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स भी डिस्कस कर लेते हैं VSEPR थ्योरी करने से पहले, ताकि हमारे पास क्लियर रहे कि हम क्या कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड किनको कह रहे हैं, क्यों आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, राइट? तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी वैसे तो हमने 10th क्लास में भी की हैं, लेकिन फिर भी एक बार इनको फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है फिजिकल स्टेट। तो आयोनिक हैं, आयन है, आयन की कंपोजिशन है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव फोर्सेस से बने हैं, तो दे आर जनरली हार्ड। ठीक है। दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि ये जो है स्ट्रक्चर क्रिस्टल की फॉर्म में बनाए जाते हैं। तो क्रिस्टल का मतलब होता है एक डेफिनेट ज्योमेट्री, जैसे रूम एक डेफिनेट पैटर्न पे बनता है, कोई बिल्डिंग डेफिनेट पैटर्न पे बनती है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी एक डेफिनेट ज्योमेट्री या पैटर्न पे होता है, उसी को हम क्रिस्टल कहते हैं। Melting and boiling point usually high because there is a strong electrostatic force of attraction between two opposite charges. दो अलग अलग चार्जेस के बीच में, दो oppositely चार्जेस आयन के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। Solubility, this is very important point because there are very important questions were formed from this point. So ये ज्यादातर पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। पोलर ऐसा सोलवेंट जिसके दोनों किनारों पर चार्ज आ रहा हो, जैसे वाटर सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट है, या यूं कह लीजिए पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, बेटा ये ऐसी ताकत है, ये 80 होती है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 80 है, सबसे ज्यादा है। मतलब इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये किसी के बॉन्ड को तोड़ सकता है,
ठीक है। इसी कारण से चीनी, नमक जो है वो पानी में घुल जाते हैं, क्योंकि वो पोलर है, नमक पोलर है तो पानी में बहुत अच्छे से घुलता है। पानी के अंदर ऐसी ताकत है, वो किसी के बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर सकता है, और उस पावर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। सबसे ज्यादा वाटर की होती है, उसके बाद उससे कम होती है डिटूरियम की, D2O की, ये 78 होती है। ठीक है, यानी हैवी वाटर में इतनी जल्दी नहीं घुलते, दैट इज नॉट अ गुड सॉल्वेंट, बट वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, अब यहाँ पर किसी चीज के घुलने की दो बातें हैं, या तो उनके बीच का जो भी आयनिक कंपाउंड है, उनके बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रोंग हो कि उसको कोई तोड़ ही ना पाए, तो वो चीज नहीं घुलेगी। अगर वो बॉन्ड आसानी से टूट रहा है और जल्दी से टूटकर अलग हो रहा है, तो वो चीज जल्दी घुल जाएगी। देखिए, जब वो बॉन्ड बनता है तो लैटिस एनर्जी लगती है, और जब वो बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रेशन एनर्जी लगती है। रिमेंबर दैट, जब हम कोई आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो लैटिस एनर्जी लगती है, और जब कोई बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी लगती है। दोनों के वक्त ध्यान रखिएगा, कोई चीज सॉल्युबल कब होगी? जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो। लैटिस एनर्जी कमजोर पड़ जाए, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाए, तो वो चीज सॉल्युबल हो जाएगी। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी कमजोर पड़ जाए, लैटिस एनर्जी ज्यादा रहे, यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ज्यादा रहे, तो वो सॉल्युबल नहीं होगी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, अ कंपाउंड विल सॉल्युबल ओनली व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तभी वो चीज सॉल्युबल होगी। कंडक्टिविटी, आयोनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड स्टेट में तो कंडक्शन करते नहीं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन मूव करने का स्पेस ही नहीं है, वो बाउंड होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं या हम उनको मेल्ट करते हैं, मोल्टन कंडीशन में लाते हैं, तो दे जस्ट बीइंग अ गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर। नमक ले लीजिए एग्जाम्पल में, नमक, सूखे नमक में आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते, लेकिन अगर उस नमक का आप एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, उस नमक का आप सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो दैट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा कंडक्टर है। ये आप एक्सपेरिमेंटली करके भी देख सकते हैं। आयोनिक रिएक्शन, जितने भी कंपाउंड्स हैं, सपोज Na2SO4 BaCl2, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हमें क्या मिला? BaSO4 प्लस 2NaCl। तो आयन की फॉर्म में, क्योंकि ये भी आयन की फॉर्म में है, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आयोनिक रिएक्शंस को फेवर करते हैं आयोनिक कंपाउंड, या यूं कह लीजिए दे आर फॉलोड बाय डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। So these are the properties of the ionic compounds and the electrovalent compound as well. You just memorize all. Later we discussing about in our next video, that is VSEPR theory, and that is very, very important. Let me take the another example, that is formation of CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को बनाएंगे कैल्शियम प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गैस Cl2 के फॉर्म में। एटॉमिक नंबर जो है इसका 288 20 होता है, तो 2882, राइट। हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा है, ये क्या होता है 287। बेटा एक्चुअल में एक ही एटम को लेना है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ यहाँ पर, इसको ऐसे लिखेंगे क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। इसके पास कितने वैलेंस स्ट्रक्चर रहेंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इनके पास वैलेंस में कितने रहने चाहिए? 7। इनके पास वैलेंस में कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। जैसे ही कैल्शियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, तो क्या एक्वायर कर रहा है? 2 पॉजिटिव एक्वायर कर रहा है, और एक क्लोरीन ने एक नेगेटिव एक्वायर कर लिया, और दूसरे क्लोरीन ने एक और नेगेटिव एक्वायर कर लिया। टोटल कितने क्लोरीन हैं? 2 क्लोरीन है, तो हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 क्लोरीन। अब कैल्शियम और क्लोरीन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CaCl2, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं, और जो स्टेबल स्टेट है वो Cl2 की फॉर्म में होती है, तो ये हमारा आयोनिक कंपाउंड बनता है। इस तरीके से आपको आयनिक कंपाउंड्स बनाने आने चाहिए, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। MgCl2 है, MgCl2 बना सकते हो, MgO बना सकते हो, ठीक है। आप NaBr बना सकते हो, और भी बहुत